गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स से। और रोटेशनल मैकेनिक्स जो चैप्टर है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना, जेईई और नीट में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसलिए चैप्टर मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और ये चैप्टर जो है ना बच्चों, थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर आपको काइनेमेटिक्स से सेंटर ऑफ मास चैप्टर तक अगर हर चैप्टर का अगर बेसिक नॉलेज है, तो फिर ये चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में बच्चों में सबसे पहले पढ़ते हैं रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। रिजिड बॉडी होता क्या है, तो देखिए लिखा हुआ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी। कहता है कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर हमेशा कांस्टेंट होता है तो वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगा। और अगर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो उसको नॉन रिजिड बॉडी कहते हैं बच्चों। तो जिससे देखो मान लेते क्या है ना कि ये बॉडी है। अब इसका दो पॉइंट ले लीजिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ होगा, मान लेते कि 5 सेंटीमीटर है। तो अगर ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हमेशा क्या है 5 ही सेंटीमीटर अगर होगा बच्चों, हमेशा ये या तो बॉडी रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। तो अब ये बॉडी क्या कहलाया कि ये बॉडी जो है ना आपका रिजिड बॉडी होगा बच्चों, ठीक है ना। क्या होगा, रिजिड बॉडी हो गया। जैसे आपका क्या हो, पेन हो गया, जैसे मान लो पेन है, ठीक है। तो पेन जो है आपका क्या होता है, रिजिड बॉडी होता है। दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस ले लो तो जब भी पेन रहेगा कहीं पर भी रहेगा या फिर पेन आपको मोशन में रहेगा तो हमेशा क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही होगा। तो पेन आपका रिजिड बॉडी हो गया, लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब आपका क्या कहलाएगा बच्चों, रिजिड बॉडी कहलाएगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करता है बच्चों, ठीक है। और अगर मान लेते हैं रबड़ ले लो, ठीक है ना, क्या है आपको बच्चा, रबड़ है। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, अगर इसको दबा दोगे तो हो सकता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर के जगह पर 1.5 सेंटीमीटर हो जाए, या फिर खींच देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा बच्चों। तो रबड़ जो हो जाएगा आपका नॉन रिजिड बॉडी कहलाएगा। यानी रिजिड बॉडी उसको कहते हैं जिसके हर पॉइंट मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या तो बॉडी मोशन में हो या फिर बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो। तो हम लोग को यहाँ पर बच्चों क्या है, रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, नॉन रिजिड बॉडी के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आइए और भी एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते क्या नहीं कि ये बॉडी है बच्चों, ये क्या है ना, बॉडी है और इस बॉडी में सिर्फ लीनियर मोशन है, सिर्फ लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट पाथ पर बच्चों चल रहा है। बॉडी क्या कर रहा है, ये स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, जिसके हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा बच्चों। लीनियर स्पीड अगर किसी बॉडी का होता है, ठीक है, तो जितना एक पॉइंट का वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी हर पॉइंट का होता है बच्चों लीनियर स्पीड, लीनियर मोशन में, जिसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ तो रिजिड बॉडी के बारे में चर्चा करना चाहते थे, तो देखिए क्या कर रहे हैं। सो एक पॉइंट लिए 1 और 2 और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d1 माने बच्चों, ठीक है ना। और ये 3 पॉइंट लिए, इसके 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d2। अब ये बॉडी पूरा होल बॉडी क्या है ना आगे गया है, ठीक है ना, ये आगे गया है। तो जब भी अगर हम लोग देखते हैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगा, d1 ही होगा, और ये दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हमेशा d2 ही होगा। तब हम लोग कहें कि ये बॉडी जो था ना, ये बॉडी जो था ना वो कैसा बॉडी था, रिजिड बॉडी था बच्चों। कैसा बॉडी था, रिजिड बॉडी था, ठीक है ना। रिजिड बॉडी में, ठीक है ना, बॉडी मोशन में भी रहेगा। अब यहाँ पर लीनियर मोशन में लिए हैं, तो लीनियर मोशन में होगा तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा बच्चों। तो ये बॉडी आपका क्या कहलाएगा, रिजिड बॉडी कहलाएगा। अब इसी बॉडी को क्या कर दिए, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा दिए बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा दिए हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करवाते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो जिसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 था, तो यही पॉइंट यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि अगर ये क्या है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन बच्चों, ट्रांसलेशनल मोशन इसको काट देंगे आप, ठीक है ना। रोटेशनल यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, रोटेशनल मोशन, क्योंकि रोटेशनल मोशन एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो तीन ये जो पॉइंट 1 2 3 लिए थे, तो 1 2 के बीच में यहाँ d1 डिस्टेंस था, तो अभी भी यहाँ पर भी बच्चों d1 ही होगा, और 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस भी अभी भी d2 ही होगा। यानी सर आपका क्या, रोटेशनल मोशन में भी आपका क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं किया। तो हम लोग बोलें कि ये बॉडी जो था आपका क्या था, रिजिड बॉडी था बच्चों, ठीक है ना।
अब देखो थोड़ा सा और इसमें जानकारी दिया हुआ बच्चों, ठीक है ना। पॉइंट 1 जो है ना, इस पॉइंट 1 का लीनियर स्पीड हमको चाहिए, ठीक है। लीनियर स्पीड, अगर ये तो एक्चुअल में पूरा बॉडी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन इस पॉइंट पर बॉडी का लीनियर स्पीड अभी कितना होगा ये निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है ना, हम लोग जानते हैं या फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि रोटेशनल मोशन में क्या होता है ना, कि हर पॉइंट जो होता है बच्चों, ठीक है, बॉडी का हर पॉइंट जो होता है इस सर्किल का क्या होता है, पार्ट होता है। या फिर सर्कुलर मोशन में इसका डिफिनेशन आपको बताए थे, रोटेशनल मोशन का डिफिनेशन बच्चों, ठीक है ना। तो ये हर पॉइंट जो होगा सर्किल का पार्ट होगा बच्चों, ठीक है ना। हर पॉइंट जो होगा एक सर्किल का पार्ट होगा। तो अगर इस पॉइंट का अगर लीनियर स्पीड चाहिए तो इसका रेडियस होगा r, तो इसका स्पीड हो जाएगा v इक्वल टू ओमेगा r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा r हो जाएगा बच्चों। अगर यहाँ का रेडियस r प्लस d1 हो गया इस सर्किल का, तो इसका लीनियर स्पीड हो जाएगा ओमेगा r, लेकिन r के जगह पर r प्लस क्या हो जाएगा, d1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 पॉइंट का लीनियर स्पीड चाहिए तो ओमेगा इंटू आर प्लस d1 प्लस d2 हो जाएगा बच्चों। यानी हर पॉइंट का लीनियर स्पीड अलग अलग हो जाएगा बच्चों, लेकिन हर पॉइंट का एंगुलर स्पीड और अल्फ़ा का वैल्यू सेम होगा, जो इस होल बॉडी का अल्फ़ा कहलाएगा या फिर ओमेगा कहलाएगा। यानी रोटेशनल मोशन में बच्चों होल बॉडी का जो अल्फ़ा होता है और ओमेगा होता है वही अल्फ़ा ओमेगा, ठीक है ना, हर पार्टिकल का भी बच्चों होगा, ठीक है ना। हर पार्टिकल का वही अल्फ़ा होगा और वही आपका क्या होगा, ओमेगा होगा। क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि आपका हर पार्टिकल जो बच्चों ना सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा तो देखिए क्या कर रहे हैं इसको। जैसे मान लो यहाँ से एग्जांपल लेते हैं, हाँ समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मान 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ये रिजिड बॉडी का 2 पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। टी टाइम में मान लेते हैं क्या ना कि थीटा एंगल कवर किया, कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल कवर टी टाइम में। तो ये पार्टिकल जो था बच्चों, ये पार्टिकल भी आपका क्या है ना उतना ही टाइम में थीटा एंगल कवर करेगा। तो अगर कहा जाए इस पार्टिकल का एंगुलर स्पीड क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी करेंगे। और इस पार्टिकल का भी अगर आपका एंगुलर स्पीड कहा जाएगा तो उसके लिए भी थीटा बाय टी हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहें कि दोनों पार्टिकल का, ठीक है, दोनों जो पार्टिकल यहाँ पर लिए थे यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों पार्टिकल का क्या एंगुलर स्पीड क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल जो है बच्चों इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगल कवर करेगा बच्चों, सेम एंगल कवर करेगा। इसलिए उसका हर पार्टिकल का एंगुलर स्पीड जो होगा आपका क्या होगा, सेम होगा। उसी प्रकार से एंगुलर एक्सेलरेशन भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि रोटेशनल मैकेनिक्स या फिर रोटेशनल मोशन में बच्चों, ठीक है, रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल का लीनियर स्पीड अलग होगा, लेकिन हर पार्टिकल का एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में सब पार्टिकल सेम एंगल कवर करता है, जिसके वजह से एंगुलर स्पीड सभी पार्टिकल का क्या होगा, सेम होगा, जो उस बॉडी का एंगुलर स्पीड है और एंगुलर एक्सेलरेशन है बच्चों। तो इतने बातें आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल बातें क्या हूँ मैं, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो 3 टाइप का रिजिड बॉडी का मोशन होगा बच्चों। लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, जिसमें बच्चों क्या ना स्ट्रेट पाथ पर बॉडी मूव करता है। अगर स्ट्रेट पाथ पर बॉडी मूव करता है तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी का जो मोशन है वो कैसा है, लीनियर मोशन है या फिर ट्रांसलेशनल मोशन है। और अगर बॉडी सिर्फ आपका क्या रोटेट करता है, जैसे फैन है बच्चों, क्या फैन है तो सिर्फ क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो वैसे मोशन को बोलते हैं ओनली रोटेशनल मोशन बोलते हैं। फैन जो एग्जांपल हो गया रोटेशनल मोशन का बच्चों, क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। और कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, मतलब बॉडी क्या करेगा, रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा। जैसे गाड़ी का व्हील होता है बच्चों, ठीक है, तो गाड़ी का व्हील जो होता है रोटेट भी करता है और आगे भी जाता है। तो वही एग्जाम्पल जो हो गया कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का बच्चों क्या हो गया, एग्जाम्पल होगा। तो 3 टाइप का मोशन यहाँ पर पढ़ना बच्चों, रिजिड बॉडी का, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और कंबाइंड ट्रांसलेशनल
मोशन। तो ये सब चीज़ें फिर आगे आएगा बच्चों, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, इसको समझिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो जैसे बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जैसे बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मास का रोल था, वैसे ही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बच्चों आज से डिनोट करते हैं किस में है? रोटेशनल मैकेनिक्स में है। वही रोल आपका क्या है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किस में है? रोटेशनल मैकेनिक्स में। तो हम लोग बोलते थे बच्चों कि जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया बोलते थे ना। जितना ज़्यादा आपका बॉडी का मास होगा उतना ही बॉडी का क्या कहलाता था? इनर्शिया कहलाता था। इसका मतलब ये होता था कि जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही उसको डिफ़िकल्ट होगा मोशन कराने में, या फिर बॉडी आपका क्या होगा ना, अगर मोशन में है तो ज़्यादा मास होगा तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उसको स्टॉप करने में। यानी जितना ज़्यादा मास होता है बच्चों उतना ही आपका इनर्शिया होता है। लीनियर मोशन में इस टाइप की चीज़ें बात किए थे। तो वही रोल अगर यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, तो जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा आपको उसको डिफ़िकल्ट होगा रोटेट कराने में, उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उसको क्या कराने में? रोटेट कराने में, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बच्चों वो क्या है ना, मास पर तो डिपेंड करते ही हैं। यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसको रोटेट भी कराना होगा, और साथ ही साथ डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है ना। किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है ना। और तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है कि जिस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, ठीक है, जिस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, वो बॉडी, ठीक है ना, तो उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन उस एक्सिस के अबाउट कैसा है उस पर भी आपको डिपेंड करता है बच्चों। यानी सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जिस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी को रोटेट करा रहे हैं तो उस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो, जैसे मान लेते कि एक रड है बच्चों, ठीक है ना, ये रड है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर इसको रोटेट कराना होगा बच्चों, और इसी बॉडी को अगर हम लोग इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएंगे तो इस एक्सिस के अबाउट बच्चों रोटेट कराना आसान होता है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना इस बॉडी को टफ होता है, ठीक है ना। इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी को रोटेट कराना थोड़ा आसान होता है, लेकिन इसी बॉडी को अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं तो ये टफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि बॉडी के मास पर सिर्फ नहीं डिपेंड करता, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, बॉडी को रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के साथ साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि उस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बच्चों, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है ना। और इसको हम लोग एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो आइए इसको समझते हैं। कह रहा है इट इज़ द फैक्टर बाय विच रोटेशनल मोशन इज अपोजेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बच्चों एक फैक्टर होता है जो रोटेशनल मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही इंपॉर्टेंट बच्चों के मास पर भी डिपेंड करता है और उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अबाउट कैसा है, ठीक है ना, उस पर भी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है बच्चों। अभी एक एग्जांपल लिए थे उससे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग मास का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ठीक है ना, और मास पर डिपेंड करता है, तो हम लोग अब कैलकुलेट करना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफरेंट मास होगा और उस मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सिस के अबाउट। तो अब हम लोग निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उसके मोशन के बारे में स्टडी करना मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले हमको स्टडी करना अच्छे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ से कभी कभी एग्जाम में बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछ लेता है, तो इसको ज़रा अच्छा समझेंगे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू पॉइंट मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, पॉइंट मास
अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो बात हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे मान लो क्या है कि आपका क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अबाउट क्या है एक पॉइंट मास है बच्चों, जिसका डिस्टेंस इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, पॉइंट मास है और इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ये डिफाइंड हुआ है बच्चों पॉइंट मास का। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम इसका मास हो गया और आर जो हो गया उस एक्सिस से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं बच्चों, तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और यूनिट अगर बात करें तो केजी मीटर स्क्वायर और डायमेंशन एम एल स्क्वायर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बच्चों। ठीक है, तो पॉइंट मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, अगर आपको क्या है ना बच्चों ढेर सा अगर मान लो कि पॉइंट मास ढेर सा पॉइंट मासेस यानी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस कर बात करते हैं, तो अगर मान लो क्या है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके और सभी पॉइंट मास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और ये m1 मास है जो r1 डिस्टेंस पर है, m2 मास है जो r2 डिस्टेंस पर है, m3 मास है जो r3 डिस्टेंस पर है, उसी प्रकार से m4 मास है r4 डिस्टेंस पर है और m5 मास है r5 डिस्टेंस पर है बच्चों। तो सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट चाहिए तो आप सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और जनरल फॉर्म में अगर चाहें बच्चों तो आप लिख सकते हैं I इक्वल टू एम आई आर ए स्क्वायर, जहाँ पर आई के वैल्यू 1 से n तक, अगर n नंबर ऑफ पॉइंट मास रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐसे लिखेंगे बच्चों। नहीं, ये पॉइंट मास के कारण अगर आपसे पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है तो आप बोलेंगे एम आर स्क्वायर। अगर पॉइंट सिस्टम ऑफ पॉइंट मास से रहेगा तो सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। करा 3 इक्वल पॉइंट मासेस प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, करा 3 पॉइंट मासेस कितना है, 3 पॉइंट मासेस है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखा गया बच्चों। ठीक है ना, फिगर आगे नीचे दिखाया गया है, आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, करा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम मासेस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट बी। ठीक है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाया गया है। इसके वर्टिसेस पर सभी के वर्टिसेस पॉइंट मास एम है। ठीक है ना, पॉइंट मास एम है, क्वेश्चन में नहीं छूट गया है। ठीक है, तो आप मान लीजिए वर्टिसेस पर कितना मास है, एम है बच्चों, इस क्वेश्चन में कर रहा है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपको ऐसा कर रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है कि आपको निकालना है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ मासेस अबाउट एन एक्स पासिंग थ्रू पॉइंट बी। बी पॉइंट से बच्चों ये बी हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर टू द बीसी लाइन एज शोन फिगर। एक बार आपको बच्चों बोल रहा है क्या ना, एक बार आपको कह रहा है कि इस एक्सिस के से क्या कर रहा है, इस बी पॉइंट से एक एक्सिस पास करेगा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो ये प्लेन आपको हो गया बच्चों, तो परपेंडिकुलर क्रॉस हो जाएगा या फिर डॉट, यानी इसके अंदर से जाएगा, इस प्लेन के अंदर से एक्सिस जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया बच्चों। ठीक है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या करें, यहाँ पर क्रॉस दिखा रहे हैं, यानी इसके प्लेन से क्या है अंदर से पास कर रहा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसको I1 नाम देती हैं बच्चों। तो ये I1 निकालने का रहा है फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए कैसे निकालेंगे सो। ठीक है, तो देखिए ये अगर ये पॉइंट मास है, इस बी पॉइंट पर भी पॉइंट मास रखा गया है, लेकिन ये एम आर स्क्वायर होता है बच्चों, एक्सिस से आर डिस्टेंस होता है। तो मास तो एम है, लेकिन ये जो है ये मास इस एक्सिस से ही पास कर रहा है, यानी डिस्टेंस ही 0 हो गया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों अगर यहाँ पर मास रखा हुआ, यहाँ पर देखो यहाँ पर मास है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मास है, तो इस एक्सिस तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इस एक्सिस से इस मास के बीच का डिस्टेंस कितना ए है, और मास एम है तो एम ए स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है ना, एम ए स्क्वायर इसको लिख लेंगे बच्चों। उसी प्रकार से एक्सिस भी यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही है बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हो जाए एम ए स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा
2ma² हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, ये पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाएगा, जो बी पॉइंट से एक्सिस का पास करेगा और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है बच्चों। ठीक है ना, तो प्लेन के परपेंडिकुलर होने की वजह से ये दोनों पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ तो ये बी पॉइंट पर जो मास है उसका डिस्टेंस ही 0 हो जाएगा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आ जाएगा 2ma² आ जाएगा बच्चों। अब बी में कह रहा है क्या ना, बी में कह रहा है आपको, ठीक है ना बच्चों, बी में आपको कह रहा है कि बी ही पॉइंट्स आपका क्या है ना एक्सिस पास कर रहा है, लेकिन अब परपेंडिकुलर प्लेन का नहीं है। ठीक है ना, बीसी लाइन के परपेंडिकुलर है। कैसा आपका बीसी लाइन के परपेंडिकुलर, यहाँ पर बीसी लाइन है ना बच्चों, बीसी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट बताना है, जिसको I2 से डिनोट किए हैं बच्चों, जिसको क्या किए हैं I2 से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो देखिए अगर इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो पॉइंट मास तो इसका यहीं पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है ना, इसका बात करते हैं, या फिर इसको पहले ले लो। ठीक है ना, तो इस एक्सिस से क्या है, इसका डिस्टेंस तो ये है, तो ma² हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ma² हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो क्या है अब इसका देखिए तो इसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है बच्चों, इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो ये डिस्टेंस a/2 है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m² तो m × a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और सभी को ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 5m²/4 हो जाएगा बच्चों। तो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा और ए पार्ट का आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है।